In this video, we are going to revise the chapter The Indian States. Now, this is a chapter in modern Indian history, and we are going to revise this particular chapter in one short session. Now, we know कि इंडिया ब्रिटिश इंडिया हमारे पास था, तो ब्रिटिश इंडिया में दो पर्टिकुलर कैटेगरीज की चीज़ें थी. Number one was the British provinces. This was the first one, the British provinces, and second one were the princely states. These were the princely states. Now these princely states were also known as the Indian states, so we can call them as Indian states as well, right? Now these are the two categories. Number one is the British provinces and second one is the princely states. Now we also know कि जो princely states थे ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थे उस particular point of time पे, and they were no less than 562. तो इतने ज़्यादा princely states थे इंडिया में उस particular time. अब ये 562 थे. अब इसमें से दो पर्टिकुलर कैटेगरीज हो सकती हैं. एक तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है, उसके अगर हम एग्जांपल देखें जो बिग स्टेट्स थे उसमें अगर हम देखें तो हैदराबाद वाज वन ऑफ द द लार्जेस्ट एंड इट वाज एज लार्ज एज इटली. सो वी हैव डिस्कस दिस एंड दे वर वेरी स्मॉल. कुछ कुछ काफ़ी स्मॉल भी थे जैसे बिलबारी, ठीक है. दिस वाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात. ओके अब इनकी ये कुछ ऐसे थे जिनकी पॉपुलेशन से 27% ही थी. तो इस टाइप के इतनी मतलब वेरिएशन है इन पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर. तो हम इनके रिगार्डिंग करेंगे. नाउ देर इज़ अ रिलेशनशिप जो हमें देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कैटेगरीज, द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, कि ब्रिटिश का प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या क्या था. नाउ जो भी इनके बीच में जिस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, दिस रिलेशनशिप वॉज नॉट स्टैटिक रिलेशनशिप, इट वॉज अ डायनामिक रिलेशनशिप. ये कैसा था? इट वॉज डायनामिक इन नेचर. इसके डायनामिक होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये विद टाइम ये चेंज होता रहा, ठीक है. तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो भी विथ टाइम इन स्टेट्स के रिगार्डिंग चेंज होती रही. नाउ हम ऐसी कुछ 5 पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें से नंबर 1 जो पॉलिसी है, दिस इज़ रिगार्डिंग द कंपनी स्ट्रगल, ठीक है. कंपनी, किस कंपनी की हम बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी. तो कंपनी स्ट्रगल विच इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश की थी. नाउ दिस कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, ठीक है. इसने सबऑर्डिनेशन से शुरू करा क्योंकि ये पहले तो नीचे की तरफ थी. उसके बाद ये धीरे धीरे इट रोज टू द पोजीशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है. इट रोज टू द पोजीशन ऑफ इक्वालिटी. ये जो पॉलिसी थी या जो समय था, दिस वाज फ्रॉम 1740 to 1765. सो दिस इज़ द बेसिक टाइम पीरियड जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का था, कंपनी स्ट्रगल फ्रॉम सबऑर्डिनेशन टू इक्वालिटी फ्रॉम 1740 to 1765. नाउ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ख़त्म हो चुकी है. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चलने लग रही है. नाउ द ब्रिटिशर्स आर विनिंग द पर्टिकुलर बैटल. ब्रिटिशर्स उस बैटल को जीत रहे हैं एंड धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और इंडियन जो पावर है, जो मुग़ल पावर है, उसके साथ फाइट अप करते हैं. और 2 मेजर बैटल्स होते हैं. नंबर 1 इज़ द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, विच वॉज इन 1757. तो सबसे पहले तो ये होता है. उसके बाद होता है सेकेंड वन, इट इज़ द बैटल ऑफ बक्सर. दिस इज़ इन 1764, ठीक है. तो 2 बैटल्स होते हैं और इन बैटल्स के बेसिकली बाद, इन दोनों बैटल्स के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है. इट इज़ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. नाउ दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज इन 1765. अब ये ट्रीटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसी ट्रीटी की वजह से द ब्रिटिश गेंड द दीवानी राइट्स मिल गए थे. किसको? ब्रिटिश को मिल गए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे रिगार्डिंग कौन कौन से एरियाज़ के रिगार्डिंग?
it was Bengal, second one was Bihar and the third one was Odisha. ठीक है, तो इन तीनों एरियाज़ के इनको दीवानी राइट्स मिल गए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स आर बेसिकली द राइट to collect taxes. So they got this particular right, the right to collect the taxes. Now they have achieved this particular right. Now ये पीरियड हो गया. तो सबसे पहले जब जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो मुग़ल पावर थी, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी सबऑर्डिनेट होती थी, इनसे परमिशन ले लेके अपने फोर्ट्स को खड़ा करती थी. एंड बाद में धीरे धीरे इनके बिल्कुल बराबर आ गई. नाउ दे ऑल्सो हैव द दीवानी राइट्स टू कलेक्ट द टैक्सेस. सो दिस वॉज द फर्स्ट पीरियड जो हुआ था. उसके बाद हम सेकंड उस पर आ जाते हैं. नाउ दिस सेकंड पीरियड और द पॉलिसी इज़ नोन एज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. दिस पॉलिसी इज़ नोन एज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. नाउ क्या है इसका पर्टिकुलर ईयर, हमें क्या याद रखना है, 1765 से लेकर, नाउ दिस इज़ टूवर्ड्स द 1813 के पीरियड में. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का पर्टिकुलर रूल है. नाउ इस पीरियड में क्या क्या चल रहा था, इस पीरियड में हमको कौन से नाम याद रखने हैं, वी हैव टू रिमेंबर. सबसे पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स को हम याद रखेंगे इसके अंदर, वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफ़ी वॉर्स करे थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. किस किस के साथ ये वॉर्स करे थे? नाउ दीज वॉर्स वर विद द मराठास. ठीक है, दीज वॉर्स विद मैसूर. ठीक है, तो हैदर अली के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, इन सब के साथ वॉर्स चलने लग रहे हैं. ठीक है, और एम क्या है, व्हाट इज़ द एम, ये वॉर्स करने लग रहे हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ दीज वॉर्स? दे बेसिकली वांट टू क्रिएट, व्हाट दे वांट टू क्रिएट, दे वांट टू क्रिएट बफर जोन्स. क्या क्रिएट करना चाहते हैं? दे वांट टू क्रिएट बफर जोन्स. ना बफर जोन्स क्या होते हैं? मान लीजिए दिस इज़ द ब्रिटिश एरिया. ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया है एंड यहाँ पर कोई और पावर लोकेटेड है, तो वो इस पावर के साथ क्या करेंगे, फाइट करेंगे और इसको यहाँ से या तो इसको सबऑर्डिनेट बनाएंगे, रिमूव करेंगे एंड उसके बाद उनके पास ये वाला भी पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर जोन इज़ नोन एज द बफर जोन. इससे क्या है, अपना जो कोर एरिया है ना किसी का भी, ये जो कोर एरिया है ना, ये कोर एरिया ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है. आई होप यू हैव गॉट दिस वन कि कोर एरिया ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है और यही क्या है हमारी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. ठीक है, कि हमने एक रिंग बना दिया, एक ऐसे फेंसिंग से क्रिएट कर दी अपने आसपास, ताकि हम अपने एरिया को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें. तो इसमें सबसे पहला क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स के वॉर्स इस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद क्या हमारे पास और भी कुछ है जो इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में? वो था हमारे पास जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ वेलेस्लीज पॉलिसी. ठीक है, वेलेस्लीज पॉलिसी. और कौन सी पॉलिसी इन्होंने शुरू करी थी? दिस वाज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, नाउ इफ़ यू रिमेंबर, सब्सिडरी अलायंस वॉज रिगार्डिंग कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पैक्ट बना लेंगे कि आप अपनी खुद की डिफेंस फोर्सेस नहीं रखेंगे और ब्रिटिश ट्रुप्स आपके यहाँ पर स्टेशनड करे जाएंगे. तो ब्रिटिश ट्रुप्स आपके पास स्टेशन करे जाएंगे एंड आपको कौन डिफेंड करेंगे? ब्रिटिश ट्रुप्स. एंड आप बदले में सिर्फ हमको थोड़ा सा पैसा देंगे इन ब्रिटिश ट्रुप्स को. तो बेसिकली व्हाट दे डिड वाज दे बिकेम डिपेंडेंट अपॉन द ईस्ट इंडिया कंपनी. दे बिकेम dependent on the East India Company regarding what? The very important feature which was the defense one. ठीक है, तो ये सब्सिडरी अलायंस कर दिया था इन्होंने. जो बेसिकली जो भी प्रिंसली स्टेट्स था इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने उनको एक डिपेंडेंट पोजीशन पे क्रिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो अलग अलग जो पावर्स थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनकी बात करें तो स्टेट्स लाइक हैदराबाद, ठीक है, एंड अदर स्टेट्स लाइक अवध. ठीक है, और वी हैव ऑल्सो द मराठास.
ठीक है, दे बिकेम व्हाट डिपेंडेंट अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तो दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन देम। तो इन दोनों चीज़ से, वो वॉरेन हेस्टिंग के वॉर से और वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी की मदद से इन्होंने, ब्रिटिश ने अपने एरिया को कंसोलिडेट करा और आसपास एक रिंग फेंस तैयार कर ली, जिनसे इनका जो है एक प्रकार की जो ब्रिटिश की जो सुपरमेसी है, ठीक है, तो ब्रिटिश की जो सुपरमेसी है वो क्या हो सके, एस्टेब्लिश्ड हो सके। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे इंटेंडेड। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जो थर्ड पॉलिसी। तो अभी हमने दो पॉलिसीज़ कर ली है, ठीक है, रिंग फेंस की कर ली है, उससे पहले कंपनी का स्ट्रगल था सबऑर्डिनेट पोजीशन से उठ के इक्वालिटी की पोजीशन पे जाना। ठीक है, थर्ड वाले में हम बात करेंगे द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, तो इसमें हम पर्टिकुलर क्या चीज़ याद रखेंगे कि जो भी प्रिंसली स्टेट था ना, अब उसके पास दो अफेयर्स हैं जो उसको करने हैं। एक उसके खुद के इंटरनल अफेयर्स हैं जो वो मैनेज कर रहा है, उसके अलावा कोई भी प्रिंसली स्टेट्स बाहर किसी दूसरे स्टेट्स के साथ या किसी फॉरेन पावर के साथ अपने अफेयर्स को मैनेज करता था। बट अंडर द ब्रिटिशर्स क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाली जो चीज़ है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पावर है ना, ये इनके पास से ले ली गई कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट इनके कोर्ट में भेजा जाएगा, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा वो एक कंपनी के एजेंट की तरह काम करेगा। बिकॉज ये पॉलिसी 1813 से लेकर, दिस पॉलिसी वॉज फ्रॉम 1813 टू 1857, तो स्टिल देर इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रेजिडेंट होगा वो एक एजेंट की तरह काम करेगा। और ये इसने इस प्रिंसली स्टेट को, देखो ये प्रिंसली स्टेट बेसिकली सबऑर्डिनेट तो बनाया ही जा चुका है, ठीक है, जैसे ये स्टेट्स क्या बन गए थे, सबऑर्डिनेट बन गए थे और ब्रिटिश ने अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर ली थी। तो ये जो सबऑर्डिनेट वाली जो पोजीशन है, इन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को आइसोलेट कर दिया कि एक बाहर किसी भी पावर से, ना तो किसी स्टेट के साथ, ठीक है, और ना ही किसी एक्सटर्नल फॉरेन पावर के साथ, ठीक है, ये दोनों में से किसी के साथ भी अपने रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट और द एजेंट। तो बेसिकली ब्रिटिश के परमिशन के बिना ये इस काम को नहीं कर सकते। सो दिस वाज बेसिकली द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे जो इम्पीरियलिज्म का जो आइडिया है, ठीक है, इम्पीरियलिज्म का जो आइडिया है वो ग्रो करता रहा। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो थ्योरी ऑफ पैरामाउंटसी, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ पैरामाउंटसी है कि ब्रिटिश जो एक पैरामाउंट पावर है, ये भी धीरे धीरे इसके साथ क्या करती रही, ग्रो करती रही। ठीक है, और जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, अब वो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, नाउ दे वर एक्ट इन सबऑर्डिनेशन टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन, उसके अंडर में वे आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, बेसिकली ज़्यादा हो गया, जितने भी सारे के सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स एक प्रकार से क्या कर दिए, उन्होंने हर प्रकार के अपने एक्सटर्नल अफेयर्स की पावर जो है सरेंडर कर दी। ठीक है, नाउ दे हैव गिवन एवरीथिंग। और धीरे धीरे ये जो रेजिडेंट उन्होंने यहाँ भेजे थे, नाउ दे बिकेम कंपनी एजेंट्स। अब ये जो एजेंट्स हैं, अब ये कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की तरह, किसकी तरह, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की तरह बिहेव करने लगे इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ थी। और यही वो पीरियड था, इफ़ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पीरियड जो अभी हमने देखा 1813 से 1857, इसके बीच ही 1833 आता है। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1833 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज 1833 में चार्टर एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो कमर्शियल फंक्शंस हैं, ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि 1813 में तो मोनोपोली ख़त्म हो गई थी एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के 1813 में उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। एंड 1813 में उनका कंप्लीट जो कमर्शियल फंक्शंस थे, जो ट्रेड वगैरह के फंक्शंस थे, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए थे। ठीक है,
ये सारी की सारी चीज़ होगी। उसके बाद इसी पीरियड के अंदर एक नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है डलहौजी के एनेक्सेशंस। कौन सी आती है? डलहौजी। ठीक है, तो वी हैव डलहौजीज, और इनकी पॉलिसी क्या थी? इट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गई कि अगर कोई भी जो स्टेट्स हैं वो बिना एक लीगल हेयर के अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो राजा बिना एक लीगल हेयर सन के अगर डेथ हो जाती है, तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स है वो किसके पास आ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के पास आएगा। तो इसमें काफ़ी स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपना जो एरिया है वो ब्रिटिश को दे दिया था। जैसे सतारा वॉज वन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, कि नागपुर वॉज अमंग द लिस्ट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आ गए थे। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। ठीक है, इनको साथ साथ लर्न करते रहो, बिकॉज दिस इज़ अ रिविजन वीडियो। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स। ठीक है, तो ये तो 3 पॉलिसीज़ होगी, 3 सिचुएशंस होगी। उसके बाद लेट अस मूव टूवर्ड्स द फोर्थ वन वॉज द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी थी? सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, और ये 1857 से लेके 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। तो 1858 में सबसे पहले 1858 में क्या होता है? 1858 में एक्ट पास होता है, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है? क्राउन के पास। ठीक है, तो इन्होंने अब क्राउन ने सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स की अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ चुकी है? द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इज़ विद द क्राउन, द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। उसके बाद सेकंड, अब इतनी ज़्यादा इन्होंने एरिया कैप्चर कर लिया था, लास्ट में डलहौजी ने भी काफ़ी एरियाज़ कैप्चर कर लिए थे। तो उसके बाद इस पर्टिकुलर एक्ट में 1858 के एक्ट में इन्होंने डिसाइड करा कि हम जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है ना, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की आप पे कब्ज़ा कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन सबसे पहले तो गिव अप करेंगे। ठीक है, दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इनफ, वी हैव टेकन इनफ, और हम किसी प्रकार का कोई वो नहीं चाहते हैं। वी वांट टू रूल इन अ वेरी नाइस मैनर। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने एरियाज़ को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे इंटेंडेड विद द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इसको इन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो बट एनेक्सेशन ख़त्म करा है, बट स्टिल द पॉलिसी टू पनिश अ पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट, और या फिर हम डिपोज एनी पर्टिकुलर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये सब ऐसा रह रहा था। दे वर नॉट कम्प्लीटली वो। ठीक है, नाउ जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है, उसके बाद जो क्राउन जो है, नाउ क्राउन बेसिकली बिकम्स द अनक्वेश्चनड रूलर। क्या बन जाता है? द अनक्वेश्चनड रूलर, एंड इट बिकम्स द पैरामाउंट पावर। ठीक है, तो ये पैरामाउंट पावर, फिर से ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, और जब पैरामाउंट पावर आ रहा है तो प्रिंसली स्टेट्स क्या बन जाते हैं? प्रिंसली स्टेट्स बिकम दी सबऑर्डिनेट। ठीक है, सो नाउ प्रिंसली स्टेट्स आर दी सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होगी। नाउ क्वीन ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्वीन ने जो क्राउन है उसने एक और टाइटल गेन करा ताकि वो अपनी पैरामाउंसी को कम्प्लीटली दिखा सके। दैट वॉज केसरे हिंद। टाइटल क्या था? केसरे हिंद, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइटल जो उन्होंने करा। नाउ इम्प्लाइड क्या कर रहा है? इम्प्लाइड मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, पैरामाउंट होने का इम्प्लीकेशन ये है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, वो क्या बन चुके हैं? दे आर सबऑर्डिनेट कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी। नाउ उन जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके इंटरनल जो मैटर्स हैं, ठीक है, उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें राइट टू इन्फेयर अभी भी है। ठीक है, नाउ दे स्टिल हैव द राइट टू इंटरफेयर विद द इंटरनल मैटर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? कई बार ये प्रिंसेस के हक में लड़ाई लड़ेंगे, प्रिंसेस के हक में इंटरफेयर करेंगे। कई बार वहाँ के जो पीपल होते हैं उस प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है, कई बार उनके हक में वो जो है काम करेंगे।
ठीक है। बहुत सारी अलग अलग इसी पर्टिकुलर पीरियड में 1857 से अगर हम देखें टिल 1935, तो देवर मैनी डेवलपमेंट्स एंड डेवलपमेंट जो सारी की सारी जो मेजर डेवलपमेंट हुई थी, देवर इन रेलवेज़ में एक हुई थी, रोड्स एंड कम्युनिकेशन में दूसरी हुई थी, इट वाज द टेलीग्राफ लाइंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा और जल्दी स्ट्रॉन्ग हो गया था इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो दिस वाज पर्टिकुलरली गोइंग ऑन। और जो कंपनी थी, कंपनी कह रहे हैं, जो क्राउन था इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, क्राउन का और प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का और क्राउन का क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को भी डिफाइन करने की जो है एक कोशिश हुई थी। और वो जो कोशिश हुई थी वो एक बटलर कमीशन को एक काम दिया गया था, या बटलर कमेटी को एक काम दिया गया था, टू फाइंड आउट द एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्राउन एंड द प्रिंसली स्टेट्स, एंड दिस वाज इन द ईयर ऑफ 1927। ठीक है, तो बटलर कमीशन की फिर उसके बाद रिपोर्ट आ गई थी। सो दिस वाज गोइंग ऑन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इसी के ऊपर हमारी जो फिफ्थ पॉलिसी है, विच इज़ द पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। ठीक है, ये पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन हमारी एस्टेब्लिश होती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हम इसका टाइम पीरियड क्या देंगे, 1935 से विल गिव इट टिल इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ इस एक्ट के मेजर पोर्शंस मैं अभी बता दूं, इस एक्ट के जो मेजर पोर्शंस है ना, जो मेजर पोर्शंस इस एक्ट ने दिए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, बिकॉज आफ्टर 1935 इलेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। 1939 वी हैव द वर्ल्ड वॉर 2, तो उन सब चीज़ों की वजह से ये एक्ट पूरी तरीके से और पूरी सहमति भी नहीं आई थी इस एक्ट पे, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो 1935 के एक्ट ने एक फेडरल असेंबली प्रपोज्ड करी। ठीक है, कि क्या बनाई जाएगी, एक फेडरल असेंबली। फेडरल हम जब भी बात करेंगे तो मतलब एक सेंटर होगा, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और उसके अलग अलग क्या होंगे, फेडरल यूनिट्स होंगे। ठीक है, उसकी फेडरल यूनिट्स होंगे, जैसे आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके स्टेट्स हैं, तो एक फेडरल सिस्टम है। तो इन्होंने एक फेडरल ये बनाई, और उस फेडरल में इन्होंने ये बोला कि इस टोटल फेडरल असेंबली के ना 375 इसके अंदर सीट्स होने वाली हैं। फेडरल असेंबली जो सेंट्रल असेंबली होगी उसमें कितनी सीट्स होने वाली हैं, 375। ठीक है, और उस 375 सीट्स में से 125 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स, 125 सीट्स ये किसके लिए है, दीज वर फॉर द प्रिंसेस। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम बना दिया। जैसे आज की डेट में स्टेट्स के जो हैं, स्टेट्स कहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। ठीक है, वैसे ही इस फेडरल असेंबली में, ठीक है, 375 सीट्स थी, उन 375 सीट्स में से 125 सीट्स वर देयर फॉर द प्रिंसेस। ये वाली चीज़ कंप्लीट होगी हमारी कि दे आर हैविंग 125 सीट्स फॉर द प्रिंसेस। ठीक है, और ये वाली तो असेंबली की बात चल रही है। ठीक है, और अगर हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की देखें, जो इसका दूसरा हाउस था, विच वॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नाउ काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स था उसके अंदर देर वर 160 सीट्स। कितनी सीट्स हैं, 166। ठीक है, और इस 160 सीट्स में से 104 सीट्स वर फॉर द प्रिंसेस। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को असेंबली के अंदर यानी लोअर हाउस के अंदर दे आर गेटिंग 125 सीट्स, एंड द अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दे आर गेटिंग द 104 सीट्स। तो इनको क्या दर्जा दिया गया, एक इक्वल फेडरेशन का दर्जा दिया गया, एक फेडरल सिस्टम बनाया जाएगा, और उस फेडरल सिस्टम में आपको क्या दी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। सो दिस वाज बेसिकली गिवन। ठीक है,
तो बट इसमें एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि ये अप्लाई क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि इसको बाद में ना अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनसे रेटिफिकेशन साइन वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया था, तो एग्जिस्टेंस में आया नहीं। और उसके बाद जैसा हमने अभी बात करी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, सितंबर 1939 में, ठीक है, तो ये शुरू हो गया और ये कंप्लीट जो स्कीम है कंप्लीटली ख़त्म हो गई, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली 5, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। दीज आर द 5 पॉलिसीज़। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 35 to 47, ठीक है। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 57 to 35। देन वी हैव पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 13 to 57। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 to 1813। एंड द फर्स्ट वन वी हैव जहाँ पर कंपनी स्ट्रगल कर रही थी सबऑर्डिनेट से उठ के कहाँ आने के लिए, इक्वालिटी पे, फ्रॉम 1740 to 1765। So this was it in this complete chapter. Keep revising, keep learning.